कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं हमारा कक्षा 8 का पाठ 7। उसका नाम है आपका वन एवं जंतुओं का संरक्षण। ठीक है, आप लोग को याद है बच्चों, आपने कक्षा 7 में वन हमारी जीवन रेखा एक पाठ पढ़ा था, है ना। उसमें आपने देखा था वनों का महत्व, वन कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। वनों से बहुत कुछ हमको प्राप्त होता है, बहुत सारी औषधियाँ मिलती हैं, बहुत सारे वन उत्पाद हमको मिलते हैं। वन जो होते हैं वन्य जीवों को संरक्षण भी प्रदान करते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, वनोन्मूलन, है ना। वनों की जो कटाई है ना, किसी अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए वहाँ पर वनों की कटाई वनों में की जा रही है। ठीक है, इसको हम वनोन्मूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वनोन्मूलन। ठीक है, तो आज वनोन्मूलन हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर आ गया है। ठीक है, क्यों, तो आप वनोन्मूलन क्यों करते हैं लोग, मतलब वनों की कटाई क्यों करते हैं, इसके लिए आप अपने विचार हमको बताइए। क्या क्या विचार हो सकते हैं, किस किस काम के लिए वनों की कटाई हो सकती है। तो पहला क्या है, खेती के लिए। खेती के लिए वनों की कटाई होती है, क्योंकि खेती के लिए हमको क्या, सपाट भूमि चाहिए होती है, तो खेत बनाने के लिए वनों की कटाई की जाती है। सेकंड थिंग अगर हम लोग बोलें तो घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए वन काटे जाते हैं, शहरीकरण करने के लिए, फिर कारखाने बनाने के लिए वनों की कटाई की जाती है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए वनों की कटाई की जाती है। ये तो सब मानव के द्वारा किए हुए कृत्य हैं जो वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या आप सोचिए कि कुछ प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण वनोन्मूलन हो रहा है। प्राकृतिक कारणों में अगर हम देखें तो दावानल मतलब जंगल की आग, इससे भी वन खत्म हो जाते हैं। सेकंड थिंग हम लोग बोले सूखा, भीषण सूखा पड़ना, अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ता है, उससे भी वन नष्ट हो रहे हैं। तो ये प्राकृतिक कारण हो गए हैं। तो बच्चों आपको क्रियाकलाप 7.1 में लिस्ट बनाना है, एक तरफ प्राकृतिक और एक तरफ मानव निर्मित कारणों की जिनके कारण वनोन्मूलन हो रहा है। ये आपका होमवर्क है, क्रियाकलाप 7.1 में आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, अब वनोन्मूलन के कारण हम लोग जान गए हैं लगभग। अब वनोन्मूलन के कारण तो हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहे हैं, है ना। वनोन्मूलन होने से हमको बहुत सारे जो वनों से लाभ थे उनसे हम वंचित हो रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी लिस्ट बनाते हैं कि वनोन्मूलन से कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, इसके कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है कक्षा 6 में 7 में। तो आपने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस हम लोग सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसको हरे पेड़ पौधे ले लेते हैं, किस लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, और पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसको हम प्राणवायु कहते हैं, जिसको हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। तो जब वृक्ष नहीं होंगे तो हम मनुष्यों और जंतुओं के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ही रहेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, ये सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वापस वायुमंडल में नहीं जाने देती। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, आपने नाम सुना होगा, विश्व उष्णन। तो विश्व उष्णन के लिए वनों का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की अधिकता हो रही है वातावरण में, इससे पृथ्वी का वातावरण गर्म हो रहा है और विश्व उष्णन की समस्या हमारे सामने आ रही है। जो ध्रुवों की बर्फ है वो पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देखें तो वन ना होने से, वन क्या है, मिट्टी को बांधे रखते हैं। वन नहीं होंगे तो जो ऊपरी परत की मिट्टी है वर्षा के जल द्वारा बह बह के चली जाएगी और नीचे की चट्टानें दिखने लगेंगी। तो क्या होगा, उपजाऊ परत जो है मिट्टी की, ह्यूमस है, वो बह जाएगा, चट्टानें ऊपर आ जाएंगी, तो मिट्टी जो हमारी भूमि है वो बंजर हो जाएगी। ठीक है, उपजाऊपन भी कम हो जाएगा मिट्टी का। उसके बाद और क्या होगा, जो वन है वो शीतलता प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं, है ना। तो उसके कारण वन नहीं होने के कारण शीतलता की भी कमी आ रही है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कारण है। और सेकंड थिंग, वनों से वाष्पीकरण द्वारा पानी निकलता रहता है उनकी पत्तियों से, तो उसके कारण भी ठंडक रहती है। अब वनों से हमको बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं, तो वनों के उत्पाद की बच्चों आप लोग सूची बनाइए और हमको बताइए आप कल की क्लास में कि वनों से हमको क्या क्या मिलता है, और अगर वन नहीं रहेंगे तो हम इन सब चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फिर जो वन्य जीव रहते हैं, वन नहीं होने से उन वन्य जीवों को भी आवास नहीं मिलेगा, तो
तो वन्य जीव भी नहीं रह जाएंगे। तो हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के जीवन के लिए और अन्य जीवों के लिए और पृथ्वी पर जीवन होने के लिए। तो जैव विविधता पर संकट आ जाएगा, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो वन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। अगर वन नहीं होंगे तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, हमारा भी अन्य जीवों का भी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने पाठ में कि जब बूझो और पहेली इस पर डिस्कशन करते हैं कि जब वन नहीं होंगे तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो प्रोफेसर अहमद के पास पहुंचते हैं। प्रोफेसर अहमद उनको बताते हैं कि हमारी सरकार इन वनों के और इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या कर रही है। इसके लिए वो पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र को चुनते हैं, ठीक है। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है, ये बहुत बड़े जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं बच्चों, ये बहुत बड़े एरिया में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, है ना। इनको केंद्र सरकार के द्वारा एक विधेयक में पास करके जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। तो पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश में एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना। इस तरह हमारे मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक तो अचानक मार्ग, अमरकंटक, एक पचमढ़ी और अभी अभी पन्ना को भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इनमें क्या अंतर है हम लोग आज देखते हैं। ये सभी किस लिए होते हैं, हमारे जो वन्य प्राणी हैं और जो हमारी वनस्पति है उसकी सुरक्षा के लिए और रक्षा के लिए होते हैं, ठीक है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़े एरिया में ऐसे क्षेत्र बनाए जाते हैं जहाँ पर जीव स्वतंत्रता से विचरण कर सके, उनके आवास को, उनके आने जाने को कोई रोक टोक ना हो, किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ वहाँ पर वर्जित होती हैं, है ना। कोई मानव वहाँ पर अपने पशुओं को चराने, घास काटने, लकड़ियाँ काटने, बीनने नहीं जा सकता है, ठीक है। अब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर कई अभयारण्य भी होते हैं और कई राष्ट्रीय उद्यान भी होते हैं। जैसे पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान है और सतपुड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसी तरह से बोरी राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं ये स्पेशली विशेष प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए आपकी बुक में लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन सी प्रजातियों को वन्य जीव अभयारण्य में विशेष तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। और वन्य जीव अभयारण्य में किसी भी मनुष्य का जाना वर्जित होता है। वहाँ पर जीव अपने आवास में एकदम सुरक्षित और किसी भी भय से मुक्त होकर के विचरण करते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं। लेकिन आज इतने सारे संरक्षण के बावजूद भी बहुत सारे मनुष्य वन्य जीव अभयारण्यों में भी पहुंच रहे हैं, वहाँ भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, जीवों का शिकार भी कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से कानूनी अपराध है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान में हर प्रजाति के जीवों को, वनस्पतियों को सुरक्षित रखा जाता है। वन्य जीव अभयारण्य में किसी विशेष प्रजाति के लिए सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हर एक प्रकार की प्रजाति, चाहे वो वनस्पति की हो, चाहे जीव जंतुओं की हो, उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। दोनों ही जगह पर मनुष्यों का आना जाना वर्जित होता है। लकड़ियाँ बीनना, घास काटना, पशु चारा के लिए जाना, औषधि को काटने तोड़ने के लिए जाना, ये सब वर्जित होता है, ठीक है। और ये दोनों जो आते हैं ये पूरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर वन्य जीव अभयारण्य भी है और बोरी और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व में विशेष तौर पर टाइगर जो होते हैं, बाघ होते हैं, उनको संरक्षित रखा गया है। वो पचमढ़ी टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइगरों की जो संख्या है वो उसमें अच्छी वृद्धि हुई है और अच्छा वहाँ पर विकास देखने को हमको मिल रहा है। और जो हमारा पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने भी अपने जो विश्व धरोहर है, विश्व के जो माने हुए या यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसमें हमारा पचमढ़ी भी आता है और अमरकंटक भी आता है मध्य प्रदेश से, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल हम लोग संकटापन्न जीवों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।